दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है राजस्थान लिपि। तो आइए शुरू करें आज का हमारा टॉपिक। और दोस्तों टॉपिक शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है राजस्थानी लिपि। और राजस्थानी लिपि के जो अधिकांश अक्षर है वो दोस्तों देवनागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। कुछ अक्षरों की बनावट में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन धीरे धीरे ये अंतर भी जो है वो खत्म होता जा रहा है। दोस्तों ये जो लिपि है, इस लिपि की सबसे बड़ी खास बात जो ये है कि ये घसीट कर लिखी जाती है, यानी घसीट रूप में ये लिखी जाती है। और इस लिपि का जो विशुद्ध रूप है मुख्य रूप से अदालतों में, दफ्तरों में यहाँ पर ये प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जिसे कामदारी लिपि भी कहा जाता था। तो ये जो लिपि है ये मुख्यतः कहाँ प्रयोग में ली जाती थी? ये अदालतों में और दफ्तरों के अंदर ये प्रयोग में ली जाती थी, जिसे अब कामदारी लिपि के रूप में जाना जाता था। दोस्तों जब हम राजस्थानी लिपि की बात करते हैं तो कई अक्षर इसके अंदर हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो दोस्तों ल अक्षर जो है राजस्थानी लिपि के अंदर, वो ल अक्षर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अगर बात करें देवनागरी के ल की और राजस्थानी के ल की, तो अलग अलग ध्वनियाँ इनकी है। और अलग अलग ध्वनियाँ होने के कारण दोनों का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थ में भी होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम इसे देखें तो हम गाल और गाड़, ये दो शब्द है जिसकी हम बात करते हैं। पहला जो ल लगा हुआ है वो गाल कहलाता है। गाल, गाल जिसका अर्थ है मुंह का बारी बाग, वो गाल कहलाता है। जब भी हम गाड़ कहते हैं, गाड़, तो ये गाली के रूप में जाना जाता है, यानी गाड़। राजस्थानी भाषा में आपने सुना होगा कई बार कि वो मुझे गाड़ काट रहा है, यानी गाली निकाल रहा है। तो ये गाली शब्द जो है वो गाल से संबंधित है, गाल से संबंधित है। दोस्तों राजस्थानी लिपि में जब हम बात करते हैं, राजस्थानी भाषा में जो तालव्य है श और मूर्धन्य श, तो ये जो ध्वनियाँ हैं श और श की, ये ध्वनियाँ तो है, लेकिन अगर राजस्थानी लिपि में इनको बात की जाए तो ये स से डिनोट होती है, यानी स। अब ये स कहाँ पहुँच गया? स पहुँच गया दंते में। तो इस प्रकार अगर हम एक और चीज़ देखें कि राजस्थानी लिपि में जो ज्ञ लिखते हैं वो ज्ञ क्या है? इसका कोई स्वतंत्र हमें संकेत नहीं मिलता। तो जब इसका कोई संकेत नहीं मिलता तो राजस्थानी में किस प्रकार निकल जाता है? ये ग के रूप में लिखा जाता है, ये ग। तो ज्ञ इस प्रकार लिखते हैं राजस्थानी लिपि के अंदर। दोस्तों राजस्थानी लिपि में संयुक्ताक्षरों की भी कोई ध्वनि नहीं होती। और जब संयुक्ताक्षरों की कोई ध्वनि नहीं होती तो क्ष के स्थान पर छ, क या फिर ख जो है वो लिखा जाता है, क्योंकि संयुक्ताक्षर की खुद की कोई ध्वनि होती नहीं। और इसी कारण से क्या होता है, देखिए अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझना चाहें तो लक्षण को क्या लिखा जाएगा? लक्षण को लिखा जाता है लक्षण, यानी क्ष किस में आ रहा है? ख में चेंज हो रहा है। वहीं पे लक्ष्मण को किस में लिखा जाएगा? ये लिच्छमन, लिच्छमन यानी जो क्ष है वो किस में आ रहा है? छ में बदल रहा है। और राक्षस को किस प्रकार बोला जाएगा? राक्षस, तो क्ष क में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो संयुक्ताक्षर की ध्वनि है ये राजस्थानी लिपि में नहीं होती। तो राजस्थानी लिपि में इसका जो परिवर्तित रूप है उसे काम में ले लिया जाता है। दोस्तों राजस्थानी लिपि में री की भी कोई ध्वनि नहीं होती है। तो री की जब कोई ध्वनि का चिन्ह नहीं उपलब्ध है तो इसकी जगह कौन सा काम में लिया जाता है? इसकी जगह जो री काम में लिया जाता है, र के छोटी की मात्रा री, वो इसमें लिखा जाता है। जैसे कि हम बात करें ऋतु की, तो ऋतु इस तरह से न लिखकर इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये परिवर्तित रूप हो गया इसका। और इसके अंदर एक इसकी और विशेषता है राजस्थानी लिपि की कि इसमें संयुक्ताक्षर या फिर जो अर्धाक्षर होता है या फिर रेफ होता है, तो रेफ का, संयुक्ताक्षर का या अर्धाक्षर का इसमें प्रचलन नहीं होता। इसमें ये जो है ये पूरा हो जाता है, तो रेफ पूरा इसमें हो जाता है। जैसे कि गर्म, तो हम गर्म लिखते हैं, लेकिन गर्म को राजस्थानी लिपि में क्या लिखा जाएगा? गरम। ऐसे वक्त को क्या लिखा जाएगा? भगत या वक़्त। ये इसमें, यानी हमने सीधी सी बात की कि यहाँ पर रेफ या अर्धाक्षर का कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं है, सीधा वो परिवर्तित हो जाता है फुल में, पूरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसी के एक पार्ट की बात करते हैं जो कि है मुड़िया लिपि। तो दोस्तों मुड़िया लिपि क्या होती है? देखिए
मुड़िया लिपि, जब राजस्थानी लिपि को व्यापारी और महाजन लोग अपने बहीखातों में विशुद्ध रूप से न लिखकर इसकी अशुद्ध लिपि का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मुड़िया लिपि या महाजनी या बनियावटी भी कहा जाता है। तो ये बनियावटी या मुड़िया लिपि या महाजनी जो लिपि है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि इसके अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। तो पहली विशेषता तो क्या हुई कि इसके अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है, या हम यूँ कहें कि न के बराबर होता है। वहीं पर इसकी जो दूसरी विशेषता है उसकी हम बात करते हैं तो इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, या बहुत कम विराम चिन्हों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। और साथ साथ इसमें शिरोरेखा भी बहुत कम प्रयुक्त होती है। शिरोरेखा कौन सी होती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हमने क लिखा, तो क के ऊपर ये जो आप आड़ी रेखा लगाते हैं, ये आड़ी रेखा ही क्या कहलाती है? शिरोरेखा कहलाती है। तो ये आड़ी रेखा क्या है? शिरोरेखा कहलाती है। तो शिरोरेखा भी बहुत कम इसमें प्रयुक्त होती है, यानी तो जब ये लिखा जाता है घसीट रूप में तो इसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो मुड़िया लिपि है या महाजनी या बनियावटी लिपि है, ये बाईं से दाईं ओर जो है वो लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर ये लिखी जाती है। इसके जो अक्षर हैं वो अक्षर कौन से कहलाते हैं? मुड़िया अक्षर कहलाते हैं। यानी मुड़िया अक्षर कौन से अक्षर हुए? ऐसे अक्षर जो बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं जिनको मोड़ कर लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं मुड़िया अक्षर। दोस्तों इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूर्ण किया जा सकता है, जबकि अगर हम इसी के साथ देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि का ये दोष है कि उसके अंदर बार बार जो है लेखन के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ उठाना पड़ता है। जबकि मुड़िया लिपि जो है ये एक साथ बिना हाथ उठाए बिना कलम उठाए वाक्य को पूर्ण यहाँ पर किया जा सकता है। दोस्तों इसके अक्षर जो होते हैं उन अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। नुक्ता, जैसे कि मान लीजिए आप जो क लिखते हैं, क के नीचे नुक्ता, ख लिखते हैं, ख के नीचे नुक्ता, ग लिखते हैं, ग के नीचे नुक्ता, तो ये नुक्ते लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी इसके अंदर नहीं चलती है, उनका चलन भी इसके अंदर नहीं है। बात करें ये किस क्षेत्र में विकसित हुई, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र माना जाता है 16वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक इसका क्षेत्र माना जाता है। और ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे उनके अंदर ये प्रयोग की जाती थी। वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। दोस्तों अगर इसके आविष्कार की बात करें कि आखिर इस मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों अकबर का एक जो दरबारी था जिसको राजस्व विभाग का अकबर ने प्रमुख बना रखा था, जिसका नाम था दोस्तों राजा टोडरमल। जी हाँ, वही टोडरमल जिस टोडरमल को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के पास उसको शांति वार्ता के लिए, तो ये वही टोडरमल है। और इस टोडरमल को जो अकबर है उसने राजस्व विभाग का मुखिया घोषित कर रखा था। और इसी राजस्व विभाग के मुखिया टोडरमल ने जो है इस मुड़िया लिपि का आविष्कार किया था। और इनके द्वारा एक दोहा भी रचित है दोस्तों, और ये दोहा है कि देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार, तांते जग के हित सुगम, मुड़िया कियो प्रचार। यानी देवनागरी को कठिन बताते हुए क्या किया इन्होंने मुड़िया को सरल बताया और देवनागरी कठिन बताई, इसीलिए मुड़िया का इन्होंने आविष्कार कर दिया। तो ये थी दोस्तों मुड़िया लिपि। अब हम बात करते हैं दोस्तों देवनागरी लिपि की। तो दोस्तों देवनागरी लिपि की जब हम बात करते हैं तो देवनागरी लिपि का अगर हम उद्भव की बात करें, इसके विकास की बात करें, तो सबसे पहले अगर इसके विकास की बात की जाए तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो हुआ नागरी लिपि से। और ये नागरी लिपि कहाँ से आई? ये कुटिल लिपि की उद्धत लिपि है नागरी लिपि, जो कि सिद्ध मातृका की लिपि है। तो सिद्ध मातृका से कुटिल लिपि बनी और कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि बनी, जिससे कि देवनागरी लिपि बनी। दोस्तों बोध गया का जो महानाम शिलालेख है उस महानाम शिलालेख में और लेख मंडल की प्रशस्ति में इस देवनागरी लिपि के लक्षण मिलते हैं। और ये जो लेख मंडल की प्रशस्ति है 588 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई थी। तो 8वीं सदी तक पूर्णतः जो है वो विकास हो गया था देवनागरी लिपि का। और 10वीं सदी तक तो यह लिपि जो है अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी, यानी इतनी अधिक ये विकसित हो गई थी। दोस्तों अगर बात करें हम लिपियों की, तो एक्चुअल में जो भारत की सभी लिपियां हैं वो कहाँ से आई? ये आई दोस्तों ब्राह्मी लिपियों से। और जो ब्राह्मी लिपियां हैं, ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैदिक आर्यों के द्वारा ये सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया गया था।
गुप्त काल के आरंभ में दोस्तों ये ब्राह्मी जो है ये दो भागों में बट गई, एक तो उत्तरी ब्राह्मी कहलाने लगी और एक दक्षिणी ब्राह्मी कहलाने लगी। जो उत्तरी ब्राह्मी है वो गुप्त लिपि उसके बाद प्रचलन में आई उत्तरी ब्राह्मी से, और गुप्त लिपि के आगे जाकर ही कौन सी बनी, सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। दोस्तों सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि, जिसको कुटिलाक्षरा लिपि भी कहा जाता है, उसका विकास हुआ, और कुटिलाक्षरा लिपि से ही दो लिपियां निकली, एक तो नागरी लिपि और दूसरी शारदा लिपि। नागरी लिपि भी दो भागों में बांटी गई, एक तो पूर्वी नागरी और एक दक्षिण नागरी, यानी पूर्वी देवनागरी देवनागरी। जब पूर्वी देवनागरी की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसके अंदर कौमी है, मैथिली है, नेवारी है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है। वहीं पर पश्चिमी देवनागरी जो है उसमें गुजराती है, राजस्थानी है, महाराष्ट्री है और वर्तमान देवनागरी लिपि है। ये सब इसका जो पार्ट है वो मानी जाती है। वहीं पर हमने बात की एक दक्षिणी ब्राह्मी की, तो दोस्तों दक्षिणी ब्राह्मी से जो निकली वो है तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। ये लिपियाँ किसकी है, ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की मानी जाती है। तो इस प्रकार ये हमने एक चार्ट देखा, फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार ब्राह्मी लिपि से उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी का आविष्कार हुआ, फिर गुप्त लिपि का आविष्कार हुआ, सिद्ध मात्रा लिपि का, फिर कुटिल लिपि का, और कुटिल लिपि से ही नागरी और शारदा बनी, और नागरी की दो भाषाएं बनी, पूर्वी देवनागरी और पश्चिमी देवनागरी, और इस पश्चिमी देवनागरी का ही जो भाग है वो वर्तमान देवनागरी को माना जाता है। दोस्तों देवनागरी का जो नामकरण है उसकी जब हम बात करते हैं तो ये देवनागरी का नामकरण किस प्रकार पड़ा। दोस्तों सर्वप्रथम जो देवनागरी का प्रयोग किया था वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया नागरी। दोस्तों संस्कृत को क्या कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है। अतः संस्कृत को जिस लिपि में लिखा वो लिपि कौन सी कहलाई, वो कहलाई देवनागरी लिपि, और इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचार था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी पड़ गया। इसी प्रकार दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अंदर भी इसका हमें वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है, और इसमें भी विकसित लिपि को नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से भी ये नाम जो है हमें मिलता है नाग लिपि, और नाग लिपि से नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। अब दोस्तों अगर इसके गुणों की बात की जाए, आखिर देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं, तो दोस्तों इसका जो गुण है वो सबसे पहला गुण तो यही है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दोस्तों ये एक वर्णात्मक लिपि होती है, यानी प्रत्येक वर्ण में या तो ए या फिर अन्य कोई स्वर जो है वो जुड़ा होता है, और इस कारण से इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध अक्षरात्मक लिपि। यानी जैसे कि क है, क के अंदर ये अधूरा है और ए मिला, तब क्या बना, ये बना दोस्तों क। तो क के अंदर ए मिला तो ये बना क। तो इसके कारण क्या है, ये कहा जाता है कि ये अर्ध अक्षरात्मक लिपि है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ण है उसमें ए या फिर अन्य कोई स्वर जो है वो जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ इसकी अगर और विशेषता की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो लेखन है वो लेखन और उच्चारण जो है वो एक रूपता देखी जाती है, यानी जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, और वर्गों का उच्चारण जो है वो उच्चारण समान होता है। दोस्तों इसे भारत की प्रधान लिपि भी माना जाता है। संविधान में इसे राजलिपि के रूप में घोषित किया गया है। यानी भारतीय संविधान की लिपि कौन सी है, तो ये कहा जाता है कि भारत की जो लिपि है वो मानी गई है देवनागरी लिपि को। और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए दोस्तों एक अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और एक चिन्ह की एक ही ध्वनि जो है वो होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक लिपि के रूप में भी ये जानी जाती है। दोस्तों इस लिपि में एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, यानी जब हम बात करें क तो क ही सुनाई देगा, ख तो ख ही सुनाई देगा, ग तो ग ही सुनाई देगा, घ तो घ ही सुनाई देगा। यानी यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो वर्ण उच्चारित आप कर रहे हैं उस वर्ण में एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो लिपि है वो लिपि कैसी लिपि है, ये लिपि प्रत्येक वर्ण में उच्चारित जो वर्ण है वो समान रूप से उच्चारित होता है। दूसरा इसके अंदर दोस्तों कोई भी जो वर्ण है वो मूक नहीं है। इसका मतलब कि प्रत्येक जो वर्ण है जब आप उसे बोलेंगे तो उसकी कोई ना कोई जो ध्वनि है वो निकलेगी, कोई भी वर्ण जो है इसमें साइलेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ
दोस्तों इसका व्यापक प्रयोग जो है वो होता है, यानी ये संस्कृत में, मराठी में, नेपाली में, हिंदी में, कई भाषाओं में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। दोस्तों यही एकमात्र लिपि है जिसमें विदेशी शब्दों को भी लिखने के लिए वर्णों के नीचे नुक्ता जो है वो लगाया जाता है। जैसे हमने बात की थी अभी मुड़िया लिपि में, तो मुड़िया लिपि में ये नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि ये एकमात्र ऐसी विधि है, लिपि है, जिसके अंदर नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस लिपि पर हम ये देखते हैं कि फारसी लिपि का भी इस पर प्रभाव होता है। तो जो नुक्ते के हम प्रयोग में लेते हैं वो इसीलिए प्रयोग में लेते हैं। तो 5 तरह के जो वर्ण हैं जो इसमें नुक्ते के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं: क, ख, ग, झ और फ। तो इस प्रकार 5 ये जो है ये इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस लिपि की और विशेषता क्या है। तो दोस्तों इस लिपि की वर्णमाला का जो विभाजन है या वर्गीकरण है, ये क्या माना जाता है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक माना जाता है। और इसमें जो लिपि चिन्ह है, जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही होता है। इस लिपि में एक विशेषता और है कि इसमें ह्रस्व और दीर्घ के लिए स्वतंत्र चिन्ह है जो अन्य लिपियों में नहीं है। यानी ये लिपि जो है, जैसे कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जबकि दीर्घ स्वर, इनके अलावा जो भी स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इनके लिए स्वतंत्र चिन्ह जो हैं सभी के लिए है वो इस लिपि में मौजूद है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं दोस्तों किसकी है, ये देवनागरी लिपि की है। विशेषताएं होने के साथ साथ दोस्तों इसके कुछ दोष भी है, क्योंकि देखिए कोई भी विषय वस्तु होती है तो उसके गुण ही गुण हो ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें दोष भी रहते हैं। तो इस देवनागरी लिपि के अंदर भी कुछ दोष हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि के अंदर पहला तो दोष यही है कि इसमें द्विरूप वर्ण है। जैसे कि एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, झ को इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो जो द्विरूप वाला असमंजस की स्थिति होती है ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर समरूप वर्ण की बात होती है। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, मैं ख लिखूँगा, ये ख है, तो इसके अंदर कौन से दो आ रहे हैं, र और व आ रहे हैं। तो कई बार लिखने में रव लिखा जाता है ख की जगह, या ख लिखा जाता है रव की जगह। तो ये एक समरूप वर्ण की यहाँ पर बात होती है। इसी तरह से घ और ध के अंदर भी कन्फ्यूज़न होता है, म और भ के अंदर भी कन्फ्यूज़न होता है। तो ये समरूप वर्ण जो है ये भी कई बार कन्फ्यूज़न जो है पैदा कर देते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है शीघ्र लेखन जो है संभव नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है बार बार पेन को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आपका एक शब्द पूरा हुआ, मान लीजिए आपने लिखा कमल घर जाएगा, अब घर जाएगा तो आपको हाथ उठाना पड़ा, घर फिर जाएगा लिखने के लिए अलग आपको उठाना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ा, जब भी आप कोई लिखते हैं तो यहाँ पर बार बार कुछ लिखने के लिए आपको हाथ उठाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है स्वतंत्र आप रूप से इसको नहीं लिख सकते हैं और लेखन जो है शीघ्र भी नहीं लिखा जा सकता है। इसी प्रकार एक ही मात्रा का जो वर्ण है दोस्तों, वो पहले मात्रा लगाई जाती है लेकिन बोला बाद में जाता है। जैसे कि कह के एक ही मात्रा लगी, अब की, तो ये की बना, तो की बना, तो अब मात्रा तो कब बोल रही है, कह के बाद में की। तो इस तरह से ये जो है मात्रा जो है उच्चारण बाद में आता है और मात्रा लिखी पहले जाती है। तो इस प्रकार ये दोष भी यहाँ पर मिलता है। फिर बात करते हैं तो यहाँ पर जो र है, उस र का प्रयोग का भी भ्रम जो है वो बना रहता है कि र को प्रयोग किस प्रकार किया जाए। जैसे मैंने यहाँ पर भ्रम लिखा, तो अब ये भ्रम ही है, तो अब भ्रम को ये भ्रम ऐसे लिखा जाए या फिर लिखने में कई बार ये इस तरह से लिखा दिया जाता है। तो ये कई बार जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति बन जाती है कि आखिर इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो बालक हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, क्या लिखा है। तो ऐसी स्थिति जो है वो आ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार किए गए हैं। जैसे अब तक जो देवनागरी लिपि रही है उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। तो क्योंकि समय के साथ दोस्तों हर चीज़ में सुधार होना आवश्यक है। हम हमारे संविधान की ही बात करें तो संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं, संविधान संशोधन हो चुके हैं। यानी हमने जो पूर्व की स्थिति थी उसी कोई एज इट इज़ नहीं रखा, उसमें जब जब हमें आवश्यकताएं पड़ी तब तब उसमें संशोधन किया। तो ये हमारा समाज यही कहलाता है कि जब जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके
आधार पर हम उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। तो कुछ सुधार जो हैं यहाँ पर किए गए, वो सुधार क्या है देखिए दोस्तों। सर्वप्रथम तो 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने पत्र लिखा था केसरी, और उस केसरी के लिए 190 टाइपों का एक टाइप बनाया था जो कि तिलक फ़ॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तिलक फ़ॉन्ट के रूप में, हिंदी के फ़ॉन्ट के रूप में ये मिल जाएगा आपको। तो ये किसके आधार पे बना? ये बाल गंगाधर तिलक के आधार पे। वहीं पर फिर हम बात करते हैं 1935 की दोस्तों। 1935 में क्या हुआ कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था इंदौर के अंदर, वहाँ पे काका कालेकर के नेतृत्व में एक समिति बनाई। तो काका कालेकर के जो नेतृत्व हुआ उसके अंदर इस नागरी लिपि में सुधार की बात की गई। ये 1935 के अंदर बनी। उसी तरह से 1945 के अंदर एक और समिति बनाई गई जो नागरिक प्रचारणी सभा के रूप में बनाई गई काशी के अंदर, और इसमें भी लिपि सुधार की बात की गई। 1947 में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता के अंदर एक नरेंद्र देव समिति का गठन किया जो कि नागरी लिपि में सुधार के लिए बात कर रही थी। और 1953 में फिर लिपि सुधार समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाए गए राधाकृष्णन को, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, और इनको इसलिए बनाया गया कि कुछ ना कुछ सुधार जो है इस लिपि में किया जाए। दोस्तों वर्तमान में ये जितने भी सुधार हुए उनके आधार पर अब जो वर्तमान में देवनागरी लिपि है, तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो लगभग 120 भाषाओं में जो है लिखित अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त में हो रहा है। यानी हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, पाली है, कोंकणी, बोडो, सिंधी, मैथिली, ये कई प्रमुख भाषाएं हैं जिनके अंदर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये है दोस्तों देवनागरी लिपि। तो काफ़ी समृद्ध ये देवनागरी लिपि है। तो राजस्थानी लिपि की हमने बात की दोस्तों, जिसके अंदर मुड़िया और देवनागरी लिपि, ये दो प्रकार की लिपि हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको तथ्य समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।